पिछले वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन टॉपिक डिस्कस किया था और इस चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। पिछले वीडियो में लास्ट सेक्शन में हमने न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक को डिस्कस किया था। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जो फूड मटेरियल हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस में इंटेक करते हैं वो फूड मटेरियल जो है सेल्स के अंदर एनर्जी को प्रोवाइड करता है अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस के लिए। अलग अलग जो सर्वाइवल के लिए हम एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए एनर्जी जो है वो फूड हम इंटेक करते हैं उससे मिलता है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से जो एनर्जी है उसको लेते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसको तोड़ने में। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं और इस बेसिस पे जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं एरोबिक, ये सब आगे अभी हम पढ़ेंगे, और दूसरे को कहते हैं एनएरोबिक। तो जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने में उसको कहते हैं एरोबिक, और जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं एनएरोबिक। तो एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। आगे शुरू करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। यानी कि आप देख सकते हैं कार्बन के नीचे यहाँ 6 लिखा है, दैट मीन्स कि कार्बन ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल को यानी कि ग्लूकोज को 3 कार्बन मॉलिक्यूल में पाइरूवेट में तोड़ा जाता है। पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। द प्रोसेस टेक इन प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है कि जो ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्जन होता है वो कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ा जाता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पाइरूवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। कहाँ पे? सेल के साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आगे जो पाइरूवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और ये किस में होता है? ईस्ट में। क्या बोला मैंने कि जो पाइरूवेट है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो ये जो पाइरूवेट है ये किस में तोड़ा जाता है? इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये किस में होता है? ईस्ट में होता है। अल्कोहल तैयार करने के लिए ये प्रोसेस जो है कराया जाता है, फर्मेंटेशन उसको कहते हैं। ईस्ट के अंदर होता है जिसमें जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। Since this process takes place in absence of air or oxygen, it is called anaerobic। यहाँ पे मैंने लिखा 2 टाइप का होता है रेस्पिरेशन, एक एरोबिक एक एनएरोबिक। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है उसको एरोबिक कहते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है उसको एनएरोबिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि जो पाइरूवेट है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है। प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, होता है ईस्ट के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि जो पाइरूवेट है
उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन जो होता है वो कहाँ पे होता है सेल के, किस पार्ट में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एरोबिक कहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। दिस प्रोसेस ब्रेक्स up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide। और ये जो ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो उसमें एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बनाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात कर रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाता है। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in the anaerobic process। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एनएरोबिक के कंपैरिजन में। मतलब अगर एरोबिक में आप 36 ATP का फॉर्मेशन होता है तो एनएरोबिक में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, इतना डिफरेंस होता है दोनों में। Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken। और कभी कभी हमारे मसल सेल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ पे एक और दूसरा पाथवे जो है पायरुवेट के ब्रेकडाउन का चलता है। Here the pyruvate is converted into lactic acid which is also a 3 कार्बन molecule। और हमारे मसल सेल में जब पायरुवेट टूटता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो ये पायरुवेट जो है किस में टूटता है, लैक्टिक एसिड में, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। हमारे मसल सेल में जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है। दिस बिल्ड्स अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। जैसे कि एक्सरसाइज के टाइम में क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस टाइम में ये जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारे मसल में क्रैम्प्स यानी पेन होना शुरू हो जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फिर ये कैसे ठीक होता है, तो जब कुछ देर हम रेस्ट करते हैं या फिर जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, तो वापस से ये जो है लैक्टिक एसिड ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में टूट जाता है। ये चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला इसका मैंने पहले भी आपको बताया C6H12O6। ये ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में यहाँ पे बनेगा और इस प्रोसेस में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। नेट ATP का ये प्रोसेस तो काफ़ी जो लेंदी है, ये सीनियर क्लासेस में पढ़ना है 11th क्लास में, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ग्लूकोज का जब पायरुवेट में कन्वर्जन होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 2 ATP की होती है। इसके बाद इस पायरुवेट का कहाँ पे प्रेजेंट है उस हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर ईस्ट के अंदर पायरुवेट है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट भी हो जाती है। इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है, तो एक इथेनॉल बनेगा, साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 + 3 एक 3 मॉलिक्यूल, और ऐसा जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पायरुवेट यहाँ पे, तो अगर हमारा मसल सेल है तो ये जो पायरुवेट है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा,
लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और अगर ये पायरूवेट जो है वो नॉर्मली सेल के अंदर प्रेजेंट है तो और ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे सेल में, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनेगा। इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी बनता है इन दोनों के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा। जैसे इन दोनों में अगर 2 ATP बना तो इसमें 36 ATP बनेगा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं एक पायरूवेट के टूटने से। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर respiration is immediately used to synthesis a molecule called ATP which is used to fuel all other activities in the cell। जो एनर्जी निकलती है सेलुलर रेस्पिरेशन से वो इमीडिएटली यूज़ कर ली जाती है किसके फॉर्मेशन में, ATP बनाने में। और ATP जो है वो फ्यूल है। जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल से डीजल से, वैसे ही हमारे बॉडी का जो सेल है वो ATP से चलता है। एनर्जी करेंसी है ATP। तो हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेज होते हैं उसके लिए एनर्जी जो है ATP ही देता है। ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी देता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 30.5 किलो जूल, ये 30.5 किलो जूल जो है एक ATP के टूटने से एनर्जी मिलती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ATP इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। सेल के अंदर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके लिए ATP टूटता है। और कितना एनर्जी देता है, तो ऑलमोस्ट 30.5 किलो जूल। आगे है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, इसीलिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो रहेगा। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा। हमने देखा है कि प्लांट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हमने न्यूट्रिशन टॉपिक में वो चीज़ देखा था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसीज इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। और प्लांट के लीव्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण जितने भी सेल्स होते हैं वो एयर के कॉन्टैक्ट में होते हैं, जिसके थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। ये सेल के अंदर या सेल से बाहर जाते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है और प्लांट की रिक्वायरमेंट कैसी है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता रहता है तो प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो एलिमिनेशन होता है, यानी कि प्लांट जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और यही रीज़न है कि कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ताकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होगा। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन में प्लांट तो दोनों टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, दिन में भी और रात में भी, क्योंकि सेलुलर एक्टिविटी तो हमेशा होती रहती है। लेकिन दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो फोटोसिंथेसिस क्योंकि नहीं होता रहता है तो वो प्लांट से बाहर डिफ्यूजन के प्रोसेस से आता है। हेंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ कर लिया जाता है प्लांट के थ्रू ही। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। दिन के समय मेजर इवेंट क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और यही ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं।
एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। एनिमल जो है वो अलग अलग ऑर्गन उनके अंदर डेवलप हुआ है ऑक्सीजन के अपटेक के लिए, एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके बॉडी में प्रोड्यूस होता है उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए और ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए एनिमल के अंदर अलग अलग ऑर्गन जो है वो इवॉल्व हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो तो इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसी को इनटेक कर पाते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, क्योंकि जो वाटर है उसमें कम ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट के उसके कंपैरिजन में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में जो वाटर में रहते हैं उनको कम ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मछली जो होती है, उसका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो देखेंगे आप, अगर उसको पानी से निकालेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी वो उसका मुंह खुलता और बंद होता रहता है। उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। जो मछली होती है वो मुंह से ऑक्सीजन वाटर लेती है, उसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है जो कि गिल्स में प्यूरिफाई होता है और ब्लड में चला जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। और ये जो ऑक्सीजन होते हैं वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग ऑर्गन से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ऑल दीज organ have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो ये ऑर्गन होता है वो सरफेस एरिया को अलग अलग तरीके से इंक्रीज करता है जिससे ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर जो है उसके कांटेक्ट में ज़्यादा हो। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एक्सचेंज उस सरफेस से होता है। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। तो वो जो सरफेस है वो काफ़ी क्या होता है, फाइन और डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। और क्योंकि वो इतना फाइन और डेलिकेट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो वो बॉडी में काफ़ी अंदर होता है, सो देयर हैव टू बी पासेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed। या तो पूरा एक mechanism होता है जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन है वो इन और आउट होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर है वो बाहर आता है। तो अब इसी को जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन है उसके अंदर पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।